हेलो मेटलर्जिस्ट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो ये स्टील मेकिंग का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे स्टील का प्रोडक्शन होता है, उसका स्टेप्स क्या है। शुरू से लेके आखिरी तक मैंने पूरे स्टेप्स बहुत ही ब्रीफ बताया था। और उसके अलावा मैंने वहाँ पे प्रिंसिपल, मतलब किस सिद्धांत पे आपका स्टील मेकिंग काम करता है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो को पहले अच्छे से देख लीजिए, फिर आप इस सेकंड वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में जाने वाले हैं एक एक चीज़ के विषय में। तो आज हम चालू करेंगे कन्वर्टर स्टील मेकिंग से। कन्वर्टर स्टील मेकिंग में हम कैसे मेटल का प्रोडक्शन करते हैं, इसके बारे में हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एलडी कन्वर्टर में इनपुट क्या होता है ना। हम क्या रॉ मटेरियल उसमें कन्वर्टर में चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे मेन जो है 4 रॉ मटेरियल आप बोल सकते हो यहाँ पे यूज़ होता है। पहला होता है लिक्विड हॉट मेटल। ठीक है, लिक्विड हॉट मेटल मतलब पिग आयरन जो आ रहा है आपका ब्लास्ट फर्नेस से। ठीक है, तो जो ब्लास्ट फर्नेस से आ रहा है उसका कई बार प्री ट्रीटमेंट भी करके लाते हैं। प्री ट्रीटमेंट मतलब उसका डीसल्फराइजेशन या डीफॉस्फराइजेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद कन्वर्टर में हम क्या करते हैं, डालते हैं। लेकिन हर प्लांट के पास ये फैसिलिटी नहीं होती है कि वो प्री ट्रीटमेंट करे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, सीधे पिग आयरन को सीधे हम लोग कन्वर्टर में ही डालते हैं। तो पहला आपका रॉ मटेरियल क्या हो गया, लिक्विड हॉट मेटल मतलब पिग आयरन। सेकेंड आपका रॉ मटेरियल है आपका सॉलिड चार्ज। सॉलिड चार्ज में क्या क्या आता है, स्क्रैप आता है। स्क्रैप का मतलब बोल सकते हो कि वेस्ट लोहे, वेस्ट स्टील जो प्लांट के अंदर ही जनरेट होता है। बहुत सारा प्रोसेस होता है, कटिंग होता है, रोलिंग के समय, बहुत सारे समय क्या होता है, बहुत सारा मेटल वेस्ट होता है, स्टील वेस्ट हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको फेंकते नहीं हैं, उसको वापस से क्या करते हैं, कन्वर्टर में डालते हैं। तो स्क्रैप एज ए सॉलिड चार्ज हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा सॉलिड चार्ज में आपका DRI भी हो सकता है। अगर किसी प्लांट के पास अपना खुद का DRI हो, वो स्पंज आयरन प्रोड्यूस कर रहा हो, तो वो DRI भी ऐड कर सकता है, या कई जगह पे आयरन और भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड चार्ज हो गया। उसके अलावा तीसरा इसमें रॉ मटेरियल क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स क्या करता है, मैंने पहले ही बताया था कि फ्लक्स जो है जितने भी इम्प्योरिटी ऑक्साइड है उसके साथ मिल करके स्लैग बना लेता है। ठीक है, अगर आप फ्लक्स नहीं डालोगे तो वहाँ पे स्लैग नहीं बनेगा, मतलब जो इम्प्योरिटी है वो रिमूव नहीं हो पाएगी। तो फ्लक्स हम ऐड करते हैं। फ्लक्स में मेन क्या है, लाइम ऐड करते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड और डोलोमाइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लाइम और डोलोमाइट 2 फ्लक्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चौथा रॉ मटेरियल होता है वो ऑक्सीजन होता है, प्योर ऑक्सीजन। 99.99% ऑक्सीजन हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। बहुत ही हाई स्पीड में ऑक्सीजन लेंस के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्ट करते हैं पिग आयरन में। ठीक है, तो ये 4 रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। आपका पिग आयरन हो गया, फिर सॉलिड चार्ज हो गया, स्क्रैप या DRI, इसके बाद फ्लक्स और ऑक्सीजन। तो ये हो गए रॉ मटेरियल्स। अब आउटपुट क्या होता है, मतलब कन्वर्टर से हमें आउटपुट क्या मिलता है, क्या चीज़ मिलता है। तो पहला है लिक्विड स्टील। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ लिक्विड स्टील या मोल्टन मेटल या मोल्टन स्टील, तो ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, तो लिक्विड स्टील हमको मिलता है आउटपुट के फॉर्म में। दूसरा है एग्जॉस्ट गैसेस, मतलब जब हम ऑक्सीजन देते हैं तो वहाँ पे जो कार्बन होती है वो क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो एग्जॉस्ट गैस है, वो बाहर निकलती है। तो ये भी इसको आप बोल सकते हो आउटपुट है। ठीक है, तो जो एग्जॉस्ट गैस रहती है ना, वो ऐसा नहीं है कि उसको हम सीधे ही मतलब एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। उस एग्जॉस्ट गैस में भी CO कंटेंट होता है, काफ़ी मात्रा में CO होता है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एज ए फ्यूल काम करता है, मतलब ये और जल सकता है, इसके जलने पे आपको और हीट एनर्जी मिलेगी। तो ये जो एग्जॉस्ट गैस होता है ना, जिसको कन्वर्टर गैस भी बोलते हैं, उसको हम लोग प्लांट के अंदर ही अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे मेटल को गर्म करने के लिए यूज़ कर लिए, या कोई और फर्नेस चलाने के लिए उपयोग में ला लिए। तो एग्जॉस्ट गैस क्या होता है, उसको भी यूज़ किया जाता है प्लांट में कहीं ना कहीं। उसके अलावा और क्या होता है, इसका जो मतलब प्रोडक्ट है वो होता है स्लैग। ठीक है, तो मेटल बनाओगे तो स्लैग बनेगा। तो स्लैग का भी इस्तेमाल कई जगह होता है, रोड बनाने के लिए, कई जगह सीमेंट बनाने के लिए भी इसको उपयोग करते हैं, डिपेंड करता है। तो स्लैग जनरेट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी ये जो मेन है आपका 3 चीज़ें ही जनरेट होती है, लिक्विड स्टील हो गया, एग्जॉस्ट गैस हो गया और स्लैग हो गया। ये सब कुछ और रॉ मटेरियल्स हैं। ये रॉ मटेरियल्स बोल सकते हो, ये सब फेरोलॉयज़ हैं।
अब फेरोलॉयज़ जैसे मैंने बताया था ना फर्स्ट वीडियो में कि जैसे आपके पास खाना बनाते हो तो आपके पास बहुत सारे मसाले होते हैं, तो आपको जैसा खाना होता है वैसे आप खाने में मसाले डालते हो। वैसे क्या होता है स्टील के अंदर भी आपको जैसी प्रॉपर्टी चाहिए आप उस टाइप का अलॉय ऐड करते हो, उतने अमाउंट में ऐड करते हो। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये सारे रॉ मटेरियल्स यूज़ होंगे ही होंगे, बट डिपेंड करता है आपको क्या प्रॉपर्टी चाहिए स्टील में, उस हिसाब से ये सब ऐड करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन से फेरो अलॉय का क्या क्या कॉम्पोजिशन है। यहाँ पे फेरो मैग्नीज, फेरो सिलिकॉन जितना भी है सब कुछ दिया हुआ है। ये सभी रॉ मटेरियल के अंदर ही आता है। अब ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑक्सीजन तो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका स्टील मेकिंग के, क्योंकि पूरा काम जो है ऑक्सीजन ही करता है। जितने भी इम्प्योरिटीज़ है उसको ऑक्साइड बनाने का काम ऑक्सीजन ही करता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने प्रेशर से अप्लाई करते हैं, देखो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने प्रेशर से हम क्या करते हैं ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हो, मान लीजिए आपके पास छोटा सा एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। आप इसमें 16 kg का प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, उतनी छोटी जगह में क्या कर रहे हो 16 kg का प्रेशर दे रहे हो। सोचो इतना प्रेशर होता है ना। तो इस प्रेशर के से ऑक्सीजन को लेंस के थ्रू वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है पिग आयरन में, है ना। और इसकी प्योरिटी कितनी होती है 99.9%। और ये जो लेंस होता है ना वो वाटर कूल्ड होता है। आगे हम लोग और पढ़ेंगे लेंस के बारे में, तो डिटेल्स जानेंगे। और किस रेट से देते हैं, रेट होता है यहाँ पे 400 से 450 मीटर क्यूब पर मिनट, इस रेट से देते हैं। मतलब 450 मीटर क्यूब गैस जो है, ऑक्सीजन गैस जो है पर मिनट वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है ना। और अराउंड 7000 मीटर क्यूब ऑक्सीजन लगता है 100 टन मेटल को तैयार करने के लिए, ठीक है। अब ये सब देखिए, ये आपका जो रॉ मटेरियल है वो कितना लगता है आपको 1 टन स्टील बनाने के लिए, क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, कितने अमाउंट में लगता है, यहाँ पे डिटेल दी गई है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जैसे हॉट मेटल देखो कितना लगता है आपका 1038.5 kg, मतलब देखो 1 टन में होता है 1000 kg, ठीक है, इसको याद रखना। 1 टन में होता है 1000 kg, तो हॉट मेटल कितना लगेगा 1038 kg। स्क्रैप कितना लगेगा 96 kg, है ना। वैसे ही जितने भी रॉ मटेरियल है सबका दिया हुआ है, आप सबको एक बार देख लीजिए। अब देखिए आप बोलेंगे कि हमको मान लीजिए स्टील है, तो स्टील तो 1000 kg बन रहा है, लेकिन हम जो हॉट मेटल है और स्क्रैप है वो तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, लगभग 1150-1200 kg हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो देखिए होता क्या है, जब हम स्टील बनाते हैं ना तो लगभग 5 से 10% जो आयरन है वो स्लैग में चला जाता है, मतलब वो लॉस है आपका। 5 से 10% आयरन कहाँ चला जाएगा, स्लैग में चला जाएगा, ठीक है। आप उसको रोक नहीं सकते हो क्योंकि आप ऑक्सीजन वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो। तो ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन पूरा का पूरा इम्प्योरिटी से ही रिएक्शन करेगा, वो ऑक्सीजन आयरन से भी रिएक्शन करता है और वो एफईओ बनाता है, और वो कुछ एफईओ स्लैग में भी जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से हमको ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है। अब देखते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब एलडी कन्वर्टर में हम लोग ऑपरेशन कैसे होता है, एक के बाद एक पूरा सीक्वेंस देखेंगे, आपको एकदम डिटेल से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला स्टेप क्या होता है एलडी कन्वर्टर में मेटल बनाने के लिए, पहला स्टेप होता है स्क्रैप चार्जिंग, ठीक है। स्क्रैप पहले चार्ज करोगे, जो स्क्रैप है, जो ख़राब जो स्टील है या जो DRI है उसको पहले चार्ज करेंगे। तो उसके लिए देखो स्क्रैप चार्जिंग के लिए ऐसे एक बड़ा सा बकेट होता है ना, लोहे का ही बना होता है, इसको बकेट बोलते हैं। इसमें पहले हम क्या कर लेते हैं, तौल लेते हैं आपको कितना स्क्रैप करना है, वेट ले लेते हैं, फिर इसमें रख के बकेट में रखते हैं। फिर क्रेन के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इधर है आपका एलडी कन्वर्टर का माउथ, इसमें हम क्या करते हैं बकेट से इसमें चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो अराउंड आपको लगभग 15% सॉलिड चार्ज करना पड़ता है। मतलब मान लीजिए कि इस एलडी कन्वर्टर की कैपेसिटी 100 टन की है, तो आप 15 टन क्या चार्ज करोगे, सॉलिड चार्जिंग करोगे, स्क्रैप या DRI 15 टन चार्ज करोगे इसमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आप पूछ सकते हो कि हम लोग सॉलिड को पहले क्यों चार्ज करते हैं, पहले हम पिग आयरन को क्यों चार्ज नहीं करते हैं। तो देखो इसका भी एक रीज़न है, पहले आपको स्क्रैप चार्ज करना है, फिर आप पिग आयरन जब चार्ज करोगे ना तो क्या होगा, पहले से उसमें सॉलिड रहेगा, तो जो पिग आयरन जो आप चार्ज करोगे तो वो पिग आयरन क्या करता है, इसकी लाइनिंग को ख़राब कर सकता है। जो एलडी कन्वर्टर में जो रिफ्रैक्ट्री लगी हुई है ना उसको ख़राब कर सकता है। कौन, जो पिग आयरन है, जो पिग आयरन की जो धार होगी ना, मतलब जो मेटल की धार आएगी सीधे
किस में पड़ेगी, सीधे रिफ्रैक्टरी में पड़ेगी। तो रिफ्रैक्टरी क्या हो सकता है, उससे डैमेज हो सकता है। इसलिए पहले हम सॉलिड चार्ज करते हैं, ताकि जब पिग आयरन को उसमें डाला जाएगा तो वो जब पड़ेगा अंदर तो वो किस में जाएगा, स्क्रैप में जाएगा। तो इस पर रिफ्रैक्टरी क्या होगी, रिफ्रैक्टरी उससे बच जाएगी। इसलिए पहले क्या करते हैं हम लोग, सॉलिड चार्जिंग करते हैं। अब आप एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि क्या सॉलिड चार्ज करना ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, सॉलिड चार्ज करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना एलडी कन्वर्टर काम नहीं कर सकता। अब क्यों चार्ज करना ज़रूरी है, देखो हमको ये पता है कि जो एलडी कन्वर्टर है उसमें हम अलग से फ्यूल इस्तेमाल तो करते नहीं हैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। वहाँ पे कैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, रिएक्शन के थ्रू। जितने भी इम्प्यूरिटीज़ हैं ना, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फ़र, फॉस्फोरस है, सल्फ़र नहीं फॉस्फोरस, ये सब जो है ना इम्प्यूरिटीज़, इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो इससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है पिग आयरन का, है ना। अब देखिए, स्टील का टेम्परेचर हमको बना के रखना है लगभग 1650 के आसपास। 1650 से 1680 के बीच में टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है लिक्विड स्टील का। अब क्या होगा, अगर आप सॉलिड चार्ज नहीं करोगे तो क्या होगा, आप ऑक्सीजन दे रहे हो, जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और टेम्परेचर आपका चला जाएगा 1800 तक। 1800 के ऊपर भी टेम्परेचर जा सकता है लिक्विड स्टील का, ठीक है। तो हमको क्या करना है, टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना है, 1650 से 1680 के बीच रखना है। तो एज ए कूलेंट हम क्या डाल रहे हैं, स्क्रैप चार्ज कर रहे हैं, है ना। तो हमारा क्या होगा, इसमें दो फ़ायदे हो गए, एक तो टेम्परेचर कंट्रोल भी हो रहा है, ठीक है, और दूसरा आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, जो स्क्रैप है, जो ख़राब मटेरियल है वो भी यूज़ हो जा रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हमको डालना पड़ता है इसको, स्क्रैप को। अब देखो, आपका चार्ज तो कर लिया आपने, है ना, सॉलिड चार्जिंग आपका कर लिया, हो गया। अब उसके बाद चालू होता है हॉट मेटल चार्जिंग, ठीक है। तो हॉट मेटल जो आया रहता है आपका ब्लास्ट फर्नेस से, जो पिग आयरन आया रहता है, उसको यहाँ पे हम चार्ज करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फ़ोटो दिख रहा है, ये कन्वर्टर है और ये लैडल है, ठीक है। लैडल में हम क्या ला रहे हैं, पिग आयरन आ रहा आपका ब्लास्ट फर्नेस से, तो इसको हम लोग चार्ज कर देते हैं इसके अंदर, कन्वर्टर के अंदर, ठीक है। तो किसी किसी प्लांट में क्या होता है, कुछ प्री ट्रीटमेंट भी होता है, जैसे डीसल्फराइजेशन या डीफॉस्फराइजेशन। मतलब पिग आयरन को ना एलडी कन्वर्टर में चार्ज करने से पहले वहाँ पे सल्फ़र को रिमूव कर लेते हैं या फॉस्फोरस को रिमूव कर लेते हैं। तो कई प्लांट के पास फैसिलिटी होती है तो वो करते हैं, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट क्या करते हैं, पिग आयरन को कन्वर्टर में चार्ज कर देते हैं। अब देखिए, थर्ड स्टेप जो आपका होता है वो है ब्लोइंग। आपने चार्जिंग कर लिया, कंप्लीट हो गया आपका चार्जिंग। अब आपका क्या होगा, ब्लोइंग शुरू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लोइंग में देखिए क्या होता है, ब्लोइंग मतलब हो गया ऑक्सीजन आपको ब्लो करना है। तो जो ऑक्सीजन ब्लोइंग होता है ना, वो दो स्टेप में होता है। पहला क्या होता है, इसको बोलते हैं पहला सॉफ्ट ब्लोइंग। सॉफ्ट ब्लोइंग में क्या होता है, आपका जो लेंस होता है ना, वो लेंस जो होता है वो स्टील बात से 2.5 मीटर की हाइट पे होता है। मतलब मान लीजिए स्टील का बात है, ये यहाँ तक स्टील या पिग आयरन जो है या लिक्विड मेटल भरा हुआ है, तो ये मान लीजिए लेंस है, तो इसके बीच का हाइट कितना होगा, 2.5 मीटर होगा, मतलब हाइट थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो शुरू में चालू करते हैं 2.5 मीटर के हाइट से, इसको बोलते हैं सॉफ्ट ब्लोइंग, ठीक है। उसके बाद 3-4 मिनट सॉफ्ट ब्लोइंग करने के बाद क्या करते हैं, इस लेंस के हाइट को ना कम करते हैं, मतलब इसको और नीचे लाते हैं, लेंस को थोड़ा सा नीचे लाते हैं। कब तक लाते हैं, जब बात और इसका जो डिस्टेंस है वो 1.6 मीटर हो जाता है तब तक। पहले हाइट कितना होता है 2.5, फिर लास्ट में कितना लाते हैं 1.6। तो 1.6 मीटर की हाइट को बोलते हैं हार्ड ब्लोइंग, क्योंकि आपने लेंस को क्या कर लिया और नीचे ला दिया, मतलब बात के करीब ला दिया, मतलब लिक्विड मेटल के आपने करीब ला दिया, ठीक है। तो 4 मिनट के बाद क्या करते हैं, बात को थोड़ा सा, लेंस को थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं, इसको हार्ड ब्लोइंग बोलते हैं। अब इसका रीज़न क्या है वो हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ये सब करने का क्या रीज़न है। और देखिए, इसके साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लोइंग जब हम करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है। वो कौन सा इन्फॉर्मेशन है, वो है आपका पिग आयरन का पूरा डिटेल। जो आपका पिग आयरन आ रहा है ना ब्लास्ट फर्नेस से, तो आपको उसका कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए कि आपका जो पिग आयरन आ रहा है उसमें कितना % कार्बन है,
कितना उसमें सिलिकॉन है, कितना मैंगनीज है, कितना सल्फर है, कितना फॉस्फोरस है। क्योंकि आपको पता रहेगा तभी आप ये डिटरमाइन कर पाओगे कि मुझे ऑक्सीजन कितना लगना है। ठीक है, कितना ऑक्सीजन मुझे लगना है, क्योंकि जितना इम्प्योरिटी हो गए उस हिसाब से मुझे ऑक्सीजन डालना है। उसके अलावा फ्लक्स भी मुझे ऐड करना है, तो मुझे पता रहेगा कि कितना ऑक्साइड बनेगा, तो मैं उस हिसाब से क्या करूँगा, फ्लक्स ऐड करूँगा। ठीक है, तो पी आयरन का कॉम्पोजिशन पहले से यहाँ पे पता कर लिया जाता है, उसके बाद फिर ब्लोइंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब ऑक्सीजन ब्लोइंग करते हैं ना, तो जैसे ही आप ऑक्सीजन ब्लोइंग चालू करोगे क्या होगा, ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा। तुरंत जैसे आप ऑक्सीजन दोगे ना, वहाँ पे जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, सिलिकॉन, मैंगनीज है, इसके साथ साथ आयरन भी, ये सारी चीज़ें क्या होगी, ऑक्साइड बनना चालू कर देंगी। ठीक है, तो 4 से 6 मिनट तक क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्लोइंग करते हैं। उसके बाद 4-6 मिनट के बाद ना फ्लक्स ऐड करना चालू कर देते हैं, है ना। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो, जैसे ही आप ऑक्सीजन दोगे ऑक्साइड बनना चालू हो गया, SiO2 बन रहा है ना, MnO बन रहा है, P2O5 बन रहा है, तो ये ऑक्साइड बन गया। उसके बाद अगर आप फ्लक्स ऐड नहीं करोगे ना, तो मेटल में वापस से क्या होगा, वापस जाने लगेगा मेटल में। तो आपको तुरंत फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये फ्लक्स के साथ मिलके स्लैग बना ले और स्लैग का एक अलग सा लेयर बन जाए। ठीक है, तो 4 से 6 मिनट ब्लोइंग के बाद फ्लक्स ऐड करते हैं। तो फ्लक्स ऐड करते तो ऐसा नहीं उस समय ऑक्सीजन ब्लोइंग रोक देते हैं, ऑक्सीजन ब्लोइंग चलते रहता है और फ्लक्स ऐड भी हम करते रहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है। इसमें आपका रिएक्शंस वगैरह बताया गया है। ये आपका लेंस है, ऑक्सीजन लेंस है, इससे हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं बहुत हाई स्पीड में। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इतनी स्पीड में हम ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो पूरा बाथ है वो पूरा स्टीयर हो रहा है, पूरा मतलब अंदर तक ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अंदर तक जा रहा है। तो ऑक्सीजन के अंदर तक जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बॉटम में कोई इम्प्योरिटी रह गई तो वो स्टील की क्वालिटी को भी ख़राब कर सकता है। तो स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए, ये ऑक्सीजन पूरे बॉटम तक पहुंचना चाहिए। तो ये देखो, जो ऑक्सीजन है वो सबसे रिएक्शन कर रहा है, कार्बन है, सिलिकॉन, मैग्नीज, फॉस्फोरस सबसे रिएक्शन कर रहा है। और हम लाइम ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ ये क्या बना रहा है, स्लैग बना रहा है। ठीक है, वैसे ही जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO गैस बना के ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये बबल्स के फॉर्म में, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, वो आपका गैसेस होते हैं। तो गैसेस जो है बबल बना के ऊपर जाता है ऐसे। ठीक है, अंदर में बबल्स बना के ये CO गैसेस ऊपर उठती हैं, CO का बबल बनता है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो लेंस है ना, आपका ऑक्सीजन लेंस है, उसके नोज़ल के बारे में जान लेते हैं। जो ये जैसे लेंस होता है, तो इसके नीचे में जो लगा होता है ना, उसको बोलते हैं नोज़ल। जैसे अब पानी का जो वो होता है ना, पानी नल, जो नल होता है उसको नोज़ल बोलते हैं। वैसे क्या होता है, जो लेंस होता है, जो पाइप होता है, उसकी टिप में लगा होता है नोज़ल। ये नोज़ल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो नोज़ल है ना, उसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोज़ल बोलते हैं। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, जो नोज़ल जो होता है ना, थोड़ा इस डिज़ाइन का होता है ऐसे, फिर ये ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया इस यहाँ पे कम है। ये कम क्यों है, क्योंकि ये स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। जैसे देखोगे पाइप में अगर पानी जा रहा है और पाइप को आप दबा दो कहीं से, तो पाइप को अगर दबाओगे तो पानी का फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है ना। पानी का फ्लो एकदम से बढ़ जाता है। तो वैसे ही क्या होता है, नोज़ल भी इसी तरीके का होता है। इसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोज़ल बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो नोज़ल होता है, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये इसका टॉप व्यू है नोज़ल का। अगर आप बॉटम से, मतलब टॉप या बॉटम से अगर आप देखोगे ना, तो उसका होल ऐसे दिखाई देगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 5 होल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो जो लेंस होता है, ऐसा नहीं कि एकदम सिंपल सा पाइप होता है शुरू से लेकर आखिरी तक। ऐसा एकदम सिंपल सा पाइप नहीं होता है, ये ऐसा एक नोज़ल लगा होता है। वहाँ पे ऐसे 5 होल होते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। अब एक बात यहाँ पे देखो कि ये जो आपका होल जो बना हुआ है ना, वो एक एंगल में बना रहता है। ये जो होल है एक एंगल में बना है, मतलब ये थोड़ा सा इधर के एंगल में है, ये इधर से इधर के एंगल में है। तो ये क्या होता है, जब ऑक्सीजन जब बाहर निकलती है ना इस होल से, तो ऐसे फैलते हुए बाहर निकलती है इस तरीके से, है ना। अगर आप सिंपल पाइप रहता तो क्या होता, पाइप अगर होता तो ऑक्सीजन क्या होता, सीधा जाता है एकदम ऐसे सीधा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नोज़ल क्या करता है, इस ऑक्सीजन को ऐसे
फैला देता है। तो उससे ऑक्सीजन क्या होता है, पूरे बाथ में हर तरफ समान रूप से जाता है। ठीक है। और ये जो नोज़ल होता है ना, वाटर कूल्ड होता है। वाटर कूल्ड मतलब इसके बाहर पूरा जो वाटर है वो सर्कुलेट करते रहता है। यहाँ पे जो दो बीच में गैप दिख रहा है ना, ये सब, या इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे देखो वाटर दिखा रहा है, ये वाटर का फ्लो होते रहता है पूरा। तो वाटर का फ्लो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको वाटर कूल्ड नहीं रखोगे ना तो ये मेल्ट हो जाएगा। ये जो नोज़ल है ना वो कॉपर का बना रहता है, और आपको पता है कि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1080, है ना, 1080 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है कॉपर का। और सोचो वहाँ पे बाथ के अंदर कितना हाई टेम्परेचर होता है। तो अगर आप वाटर कूलिंग नहीं करोगे ना तो ये कॉपर का नोज़ल पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, वाटर कूल्ड होता है। वो वाटर एक तरफ से अंदर जाता है, दूसरी तरफ से बाहर निकलते रहता है, ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। ओके, तो ये हो गया नोज़ल का। अब हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रिएक्शंस भी देख लेते हैं। अब रिएक्शन देखने से पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, क्योंकि ये काम आएगी, बेसिसिटी के बारे में। ठीक है, बेसिसिटी देखो क्या होता है। बेसिसिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, अमाउंट ऑफ बेसिक ऑक्साइड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, है ना। ये होते हैं बेसिसिटी का फॉर्मूला। तो जो स्लैग बनता है ना स्टील मेकिंग के समय में, तो स्लैग का कुछ बेसिसिटी होता है कि उस स्लैग के अंदर कितना बेसिक ऑक्साइड है और कितना एसिडिक ऑक्साइड है। उसका अगर रेशियो निकालोगे ना तो उसको बोलते हैं बेसिसिटी। अब देखो स्टील मेकिंग में जो है स्लैग की बेसिसिटी जो है वो कम से कम 3 आपको मेंटेन करके रखनी है। 3 से 3.5 बेसिसिटी होती है किसकी, स्लैग की। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, 3 अगर बेसिसिटी 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिक ऑक्साइड है वो 3 गुना है एसिडिक ऑक्साइड के। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैसे होगा, मान लीजिए मेरे पास 100 kg एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो आपको 300 kg क्या करना पड़ेगा, बेसिक ऑक्साइड ऐड करना पड़ेगा। मतलब बेसिक ऑक्साइड मतलब फ्लक्स आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसा है, आपको पता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती है, सिलिकॉन, मैग्नीज और फॉस्फोरस, ये सब क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। सिलिका ऑक्साइड बनाता है, फिर वो मैग्नीज ऑक्साइड और फॉस्फोरस ऑक्साइड, ये 3 बनते हैं। ये तीनों इम्प्योरिटीज़ जो है ना वो एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना। और हमको फिर क्या डालना पड़ता है, फ्लक्स, बेसिक नेचर का फ्लक्स डालना पड़ता है। बेसिक ऑक्साइड जो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको लाइम बोलते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको डोलोमाइट बोलते हैं, इन दोनों को एज ए फ्लक्स हमको डालना पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों का अमाउंट जो है ना 3 गुना होना चाहिए। किससे, जो एसिडिक ऑक्साइड जो जनरेट हो रहा है, कहाँ पे, बाथ के अंदर जो जनरेट हो रहा है ना एसिडिक ऑक्साइड, उसके 3 गुना होना चाहिए। ये जो है फ्लक्स, ये आपको ऐड करना ही पड़ेगा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा 3। अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो वापस से चली जाएगी किसमें, मेटल में। जो सिलिका है, जो मैग्नीज ऑक्साइड है, ये सब स्लैग में न रह के कहाँ चली जाएगी, मेटल के अंदर चली जाएगी। तो स्लैग की बेसिसिटी आपको मेंटेन करके रखनी ही रखनी है। अब चलिए इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे देखो कार्बन का है। कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, CO बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो शुरू में जो ऑक्सीजन रिएक्शन करता है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाता है ज़्यादातर। ठीक है, अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है वो 2 तरीके से बनता है। यहाँ पे देखो आपको 2 अलग अलग ब्रैकेट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है इसमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर है। C क्या है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये मेटल के अंदर घुला हुआ है, डिज़ोल्व है। ठीक है, और अगर सिंपल जैसे ऑक्सीजन से सिंपल सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये है कि ये डिज़ोल्व नहीं है, ये बाहर में है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मेटल के अंदर डिज़ोल्व है वो चीज़। तो ये कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बन जाएगा। और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऊपर की ओर जाता है ना, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनता है, मेटल में बॉटम में बनता है या बीच में बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाद से ऊपर जा रहा होता है तो ये फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ये क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना उसको बोलते हैं पोस्ट कंबशन। मतलब
कार्बन का एक बार कंबंशन हो चुका है, मतलब एक बार ऑक्सीडेशन हो चुका है कार्बन का, वो CO बन चुका है, उसके बाद वो फिर CO से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड बनने के प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट कंबशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, CO और CO2 दोनों मिलता है। ठीक है, तो एल्डी कन्वर्टर गैस में ना ज़्यादातर CO रहता है और CO2 भी होता है, दोनों आपको मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया कार्बन का। इसके अलावा और कौन कौन से रिएक्शन होते हैं आपका, ये देखिए सिलिकॉन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, SiO2। फॉस्फोरस क्या बना रहा है, P2O5। मैंगनीज क्या बना रहा है, MnO। आयरन क्या बना रहा है, FeO। ठीक है, FeO और Fe2O3। अब भाई इतने आपको इम्प्योरिटी ऑक्साइड मिल गए, अब आपको इसको क्या करना है, स्लैग बनाना है। तो आप डाल दोगे फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स डाल दोगे, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दोगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल दोगे। जैसे ही डालोगे ये सब एक साथ मिलके क्या बना लेगा, स्लैग बना लेगा और अपना एक अलग लेयर बना के मेटल के ऊपर जमा हो जाएगा। अब थोड़ा सा सारे जो रिएक्शन है ना उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो पहला आप रिएक्शन देख लेते हैं डीसिलिकनाइजेशन का। ठीक है, तो जैसे हमने पहले देखा ना डीसिलिकनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सिलिकन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सिलिका, तो इसको बोलेंगे डीसिलिकनाइजेशन। और यहाँ पे देखो एक अलग रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये देखो मेटल बाथ के अंदर ना हज़ारों रिएक्शन चलती रहती है, बहुत सारे चेन ऑफ रिएक्शन होते हैं, तो उसमें से ऐसा रिएक्शन भी होता है। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये जो सिलिकन है जो डिज़ोल्व है मेटल के अंदर, ये रिएक्शन कर रहा है FeO से। ये FeO क्या हो रहा है, FeO जो पहले से बन चुका है आयरन ऑक्साइड, और ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो फ्लक्स है, ये सब रिएक्शन करके क्या बना रहा है, यहाँ पे देखो ये बना रहा है स्लैग। ठीक है, और यहाँ पे आयरन जो मिल रहा है वो वापस से कहाँ चला गया, वापस से चला गया आपके मेटल में। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन होता है और सिंपल सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सिलिका भी बनाता है। तो ये दोनों रिएक्शन सेम है। ठीक है, आपको अगर सिंपली अगर एग्ज़ाम में लिखना है तो सिंपल रिएक्शन आप लिख देना, ये वाली SiO2 वाली। अब देखिए जो सिलिकन जो होता है ना वो बहुत आसानी से क्या हो जाता है, ऑक्साइड बना लेता है, क्योंकि सिलिकन की जो है ना ऑक्सीजन को लेके एफिनिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है। सिलिकन बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है किससे, ऑक्सीजन से, और बना लेता है सिलिका। ठीक है, तो इसके रिमूवल में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, सिलिकन बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, देखो जितना आपका SiO2 जनरेट होगा, जितना आपका SiO2 जनरेट होगा आपको उतना ही ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स डालना पड़ेगा। ठीक है, जितना सिलिका जनरेट होगा उतना आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स डालना पड़ेगा। तो फ्लक्स तो भाई पैसे में आता है, बहुत महंगा है, तो आपको यहाँ पे पैसा बहुत लगेगा। उसके अलावा आपको पता है कि हम 3 गुना फ्लक्स डालते हैं, तो जितना सिलिका बनेगा उतना आपको फ्लक्स डालोगे तो उतना ही आपका क्या होगा, बहुत सारा स्लैग जनरेट होगा। ठीक है, तो बहुत अगर स्लैग हो गया, मेटल के ऊपर बहुत सारा स्लैग अगर जमा हो गया तो वो क्या करता है, स्लैग जो है जो इम्प्योरिटी है उसको रिटेन नहीं कर पाता है, तो इम्प्योरिटी वापस से मेटल में आ जाती है ना। तो इससे प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सिलिकॉन आसानी से रिमूव तो होता है बट ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो जो आपका पिग आयरन जो है ना, जो ब्लास्ट फर्नेस से आ रहा है, वहाँ पे कोशिश ये करनी चाहिए कि पिग आयरन में पहले से ही सिलिकॉन कंटेंट कम हो। आपको कहाँ कंट्रोल कर लेना है, सिलिकॉन को ब्लास्ट फर्नेस में ही कंट्रोल कर लेना है। ठीक है, तो अगर पिग आयरन में सिलिकॉन कम हुआ तो उसको बोलेंगे हाँ ये पिग आयरन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, तो सिलिकॉन को कंट्रोल करके रखना पड़ता है पहले से, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो। पैसा, एक तो पैसे की बर्बादी है, फ्लक्स ज़्यादा लग रहा है, दूसरा बहुत सारा स्लैग बन रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिफॉस्फोराइजेशन। डिफॉस्फोराइजेशन मतलब डी का मतलब होता है रिमूव करना, डिफॉस्फोराइजेशन मतलब फॉस्फोरस का रिमूवल। ठीक है, तो फॉस्फोरस का रिमूवल इस रिएक्शन से होता है। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन है ना, आपका स्लैग बना लेता है फॉस्फोरस जो है लाइम के साथ मिल करके। अब देखो फॉस्फोरस रिमूवल के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होते हैं, फेवरेबल कंडीशन मतलब हाँ ये कंडीशन होगा तभी फॉस्फोरस जो है वो ऑक्साइड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है, स्लैग की हाई बेसिसिटी, मतलब जो आप जो स्लैग बन रहे हैं ना उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, तब जाके ये फॉस्फोरस ऑक्साइड जो है स्लैग में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि
जो स्लैग है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा है लो टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर कम रहेगा तभी फॉस्फोरस ऑक्साइड जो है स्लैग में जाएगा। उसके अलावा जो है एफीओ कंटेंट स्लैग के अंदर वो ज़्यादा होनी चाहिए, एफीओ स्लैग में ज़्यादा होना चाहिए। तो 3 फेवरेबल कंडीशन है, एक तो बेसिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए स्लैग की, दूसरा टेम्परेचर कम होना चाहिए, तीसरा एफीओ कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए स्लैग में। ठीक है, ये तीनों होगा तभी फॉस्फोरस रिमूव हो पाएगा। मैग्नीज रिमूवल देख लेते हैं। तो मैग्नीज रिमूवल में कोई दिक्कत नहीं होती है, मैग्नीज बड़ी आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीज ऑक्साइड बना लेता है। कार्बन में भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, कार्बन भी CO और CO2 बना के बाहर निकल जाती है। अब आ जाते हैं डीसल्फराइजेशन में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डीसल्फराइजेशन। अब एक चीज़ आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सल्फ़र जो है ना कभी भी एलडी कन्वर्टर में रिमूव नहीं होता है। ठीक है, एलडी कन्वर्टर या प्राइमरी स्टील मेकिंग में जो है आप सल्फ़र को रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं रिमूव कर सकते हो, चलिए इसका देख लेते हैं फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है, आपको तब समझ में आ जाएगा। तो सल्फ़र रिमूवल के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होता है कि स्लैग की हाई बेसिसिटी होनी चाहिए, जो स्लैग बन रहा है उसका हाई बाथ टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, बेसिसिटी हाई है, हाई टेम्परेचर भी दे देंगे, लेकिन एक और कंडीशन होता है रिड्यूसिंग कंडीशन चाहिए। सल्फ़र को रिमूव करने के लिए रिड्यूसिंग कंडीशन या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एलडी कन्वर्टर में क्या है, हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैसा कंडीशन होगा, वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन होता है एलडी कन्वर्टर में। लेकिन इसको क्या चाहिए भाई, इसको चाहिए रिड्यूसिंग कंडीशन। इसीलिए सल्फ़र जो है ना एलडी कन्वर्टर में कभी भी रिमूव नहीं होता है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपका पिग आयरन जो आ रहा है कहाँ से, ब्लास्ट फर्नेस से, वहाँ से ही सल्फ़र आप कंट्रोल कर लो, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, रिड्यूसिंग कंडीशन होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सल्फ़र जो है, सल्फ़र को आप कहाँ कंट्रोल कर लो, ब्लास्ट फर्नेस में कंट्रोल कर लो, क्योंकि जितना आप सल्फ़र लाओगे ना वो रिमूव नहीं हो पाएगा। तो ये सल्फ़र क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो जो पिग आयरन की क्वालिटी है ना वो 2 चीज़ों पे बहुत डिपेंड करती है, एक सल्फ़र कंटेंट पे, दूसरी सिलिकॉन कंटेंट पे। अगर ये दोनों ज़्यादा है, सल्फ़र और सिलिकॉन, मतलब हॉट मेटल की क्वालिटी ख़राब है भाई, पिग आयरन अच्छा नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों कम है तो आपका पिग आयरन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपका आगे का काम बहुत ही कम हो जाता है, काफ़ी पैसा बच जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ कम होनी चाहिए पिग आयरन में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि भाई सल्फ़र कब रिमूव होता है, ब्लास्ट फर्नेस में होता है कि आपका एलडी कन्वर्टर में होता है। वैसे ही फॉस्फोरस का भी पूछा जाता है कि फॉस्फोरस जो है एलडी कन्वर्टर में रिमूव होता है कि ब्लास्ट फर्नेस में रिमूव होता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस जो है ना वो एलडी कन्वर्टर में बस रिमूव होता है, ब्लास्ट फर्नेस में आप रिमूव नहीं कर सकते फॉस्फोरस को। तो इन दोनों का याद रखना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा ग्राफ यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, ये जो एक्सिस है इसमें वेट परसेंटेज बता रहा है। ये एक्सिस क्या बता रहा है आपका, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, इन सब का वेट परसेंटेज बता रहा है। जैसे यहाँ पे 1%, 2%, 3, 4, मतलब पिग आयरन में ये कंपोजिशन को बता रहा है। पिग आयरन में भाई जैसे 4 से 5% तक कार्बन होता है, सिलिकॉन है तो है 1% तक, मैग्नीज होता है 0.5, तो यहाँ पे दिया गया है, ये शुरुआत है। और इधर जो दिया गया है वो है ब्लोइंग टाइम, मतलब ऑक्सीजन जो ब्लो कर रहा है ना उसका टाइमिंग दिया गया है। तो शुरू में 0 है, मतलब क्या है, वो पिग आयरन का कंपोजिशन है, पिग आयरन में ये क्वांटिटी है, ये कंपोजिशन है। आप जैसे जैसे देखो ब्लोइंग स्टार्ट करोगे, ऑक्सीजन देना शुरू करोगे, तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो सिलिकॉन का जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये बहुत तेज़ी से नीचे की ओर जा रहा है ना। मतलब आप जैसे ही ऑक्सीजन देना चालू करते हो ना, सिलिकॉन को क्या है, तुरंत रिएक्शन करता है किससे, ऑक्सीजन से, और सिलिकॉन जो है ऑक्साइड बना के बाहर निकल जाता है। तो सिलिकॉन सबसे पहले रिमूव होता है। ठीक है, एलडी कन्वर्टर में याद रखना। उसके बाद देखो मैंगनीज़ भी है, मैंगनीज़ भी काफ़ी तेज़ी से रिमूव होता है। लेकिन क्या होता है, मैंगनीज़ में एक डिफरेंस क्या होता है, मैंगनीज़ रिमूव तो होता है शुरू में, लेकिन बाद में इसका परसेंटेज बढ़ भी जाता है ना। इसका हम लोग प्रिंसिपल बाद में देखेंगे। मैंगनीज़ शुरू में बहुत तेज़ी से रिमूव होता है, लेकिन कुछ समय बाद इसका मैंगनीज़ फिर से बढ़ने लगता है मेटल के अंदर। ठीक है, फॉस्फोरस भी देखिए, फॉस्फोरस भी थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद रिमूव होना चालू होता है। देखो फॉस्फोरस का कर्व देखो, आपका शुरू में क्या होगा, शुरू में जब ब्लोइंग कर रहे हो लगभग 4 से 5 मिनट, तब तक फॉस्फोरस रिमूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय तक आपका सिलिकॉन और मैंगनीज रिमूव होना चालू हो जाता है।
पूरा ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीज ले लेता है पूरे ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये जब रिमूव होता है ना, तब जाके आपका फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन चालू होता है। वैसे ही सेम कार्बन का भी है। देखो कार्बन का जो शुरू में डिक्रीज़ जो हो रहा है, कार्बन परसेंटेज शुरू में तेज़ी से डिक्रीज़ नहीं होता है, शुरू में बहुत स्लोली डिक्रीज़ होता है। देखो यहाँ पे कर्व क्या है, इतना स्लोप नहीं है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन कहाँ पे जा रहा है, सिलिकॉन को जा रहा है। उसके बाद जैसे सिलिकॉन रिमूव होता है ना, कार्बन बहुत तेज़ी से घटना चालू होता है, मतलब कार्बन का बहुत तेज़ी से ऑक्सीडेशन शुरू होता है, ठीक है। तो ये आपका ब्लोइंग टाइम को बता रहा है कि जैसे जैसे हम ब्लोइंग करते हैं तो कौन सा एलिमेंट कैसे रिमूव होता है, ठीक है। तो इसको आप एक आध बार पॉज करके भी देख लीजिए, समझ लीजिए इस ग्राफ को पूरी अच्छी तरीके से। अब ये जो कर्व है आपको ये दिखा रहा है कि स्लैग का कंपोजिशन कैसे चेंज होता है ब्लोइंग के टाइम पे, स्लैग कैसे बनता है, स्लैग का कंपोजिशन कैसे चेंज होता है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड का कंपोजिशन ब्लोइंग का टाइम बढ़ते रहता है, क्यों, क्योंकि आप भाई फ्लक्स डाल रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बढ़ रहा है ना। सिलिका क्या हो रहा है, सिलिका भी घट रहा है। मतलब क्या हो रहा है, अगर आप फ्लक्स डालोगे तो अगर परसेंटेज में देखा जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बढ़ेगा और SiO2 परसेंटेज में क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सब बता रहा है। अब देखिए, अब आपका जो ब्लोइंग है ना, ब्लोइंग है वो आपका कंप्लीट हो गया। मान लीजिए आपने 20 मिनट तक ब्लोइंग कर दिया, ऑक्सीजन ब्लोइंग। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको लेना पड़ेगा सैम्पलिंग, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग, ठीक है। 20 मिनट आपने ब्लोइंग कर लिया, अब आप क्या करोगे, सैंपल को निकालोगे, ठीक है। सैंपल निकालोगे, फिर सैंपल को क्या करोगे, आप चेक करोगे लैब में ले जाके। XRD स्पेक्ट्रोमीटर होता है, स्पेक्ट्रोमीटर में क्या करते हैं, हम कंपोजिशन को चेक करते हैं, ठीक है। सैंपल लेते हैं, उसका कंपोजिशन चेक करते हैं और ये देखते हैं कि सारी इम्प्योरिटी जो है वो रिमूव हुई कि नहीं हुई। अगर वो इम्प्योरिटीज़ अगर रिमूव नहीं होती है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से रीब्लो करना पड़ेगा, वापस से ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको कैसा बात चाहिए, रीब्लो करना है कि नहीं, उसका एनालिसिस होता है। जैसे कार्बन मुझे कितना चाहिए रहता है, 0.1 से 0.15, मतलब इतना मुझे क्या चाहिए, 0.1 से 0.15 कार्बन इतना डाउन होना चाहिए। फॉस्फोरस कितना डाउन होना चाहिए, 0.025 तक। अगर इतना डाउन हो गया कार्बन और फॉस्फोरस, तो हमें रीब्लो करने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन ब्लोइंग वहाँ पे आपको हो गया है ना, वहाँ पे कंप्लीट हो गया ब्लोइंग। लेकिन अगर ये अचीव नहीं हुआ है तो आपको वापस से ब्लोइंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एम क्या होता है, बाथ टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1660 से 1680 के बीच होना चाहिए बाथ का टेम्परेचर, इससे ना कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गया, ये कॉम्पोजिशन और ये टेम्परेचर, तो आप क्या कर सकते हो, टाइपिंग चालू कर सकते हो। नहीं तो फिर वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से ब्लोइंग करना पड़ेगा। ये स्लैग एनालिसिस है, स्लैग का भी एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। देखो मेटल जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्लैग, क्योंकि स्लैग ही वो चीज़ है जो सारी इम्प्योरिटी को अपने अंदर समाहित करके रखता है, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छा स्लैग बना लिए, मतलब आप एक अच्छा मेटल बना लिए, ठीक है। मेटलर्जी में बोला जाता है कि एक गुड स्लैग मेकर इज़ ए गुड स्टील मेकर, ठीक है। तो आपको स्लैग को अच्छा बनाना है, बाकी मेटल तो अपने आप बन ही जाएगा। तो स्लैग की एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है। स्लैग का भी स्पेक्ट्रोमीटर से कॉम्पोजिशन चेक कर लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड इसमें होता है 43 से 47%, सिलिका होता है 12 से 15%, MgO होता है 10 से 14%। तो ये सारी चीज़ें होती है। आप चलिए, एक आप लोग का असाइनमेंट ये है कि आप इसका ना बेसिसिटी निकाल के बताइए, ठीक है। बेसिसिटी आपको कैसे निकालना है, बेसिसिटी इज इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ बेसिक ऑक्साइड डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो बेसिक कौन कौन सा है, बेसिक यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक है, और ये हाँ ये दोनों चीज़ें क्या है यहाँ पे बेसिक है, बाकी सारी चीज़ें एसिडिक है। तो इसको अमाउंट को आप वो करो, बेसिक अमाउंट ऑफ बेसिक ऑक्साइड डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, इसको करके आप इसकी स्लैग की बेसिसिटी निकालो आप। अब देखते हैं आगे। अब देखो सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पलिंग के बाद अगर आपका कॉम्पोजिशन सही मिल गया, टेम्परेचर सही मिल गया, तो आपको रीब्लो करने की ज़रूरत नहीं और ब्लोइंग की ज़रूरत नहीं, आपका काम वहाँ पे पूरा हो गया। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है ना, तो आपको रीब्लो करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब
मान लीजिए आपका जितना रिक्वायरमेंट था, केमिस्ट्री का रिक्वायरमेंट, कॉम्पोजिशन का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, टेम्परेचर भी सही पे आ गया जितना चाहिए, तो अब आपको क्या करना है भाई, टाइपिंग कर लेना है, स्टील टाइपिंग बोलते हैं। तो टाइपिंग के लिए पिछले लेक्चर में आपको दिखाया था ना, ग्राफ दिखाया था, मतलब डायग्राम दिखाया था, मतलब एक लोटे के जैसा क्या होता है आपका एलडी कन्वर्टर होता है, उसके बगल में क्या होता है, उसके बगल में आपका होता है टैप होल, इधर साइड टैप होल होता है ना। तो क्या करते हैं, इस पूरे एलडी कन्वर्टर को ऐसे टिल्ट कर लेते हैं, ऐसे झुका देते हैं, ठीक है। झुकाने से क्या होगा, इस टैप होल से मेटल बाहर आता है और उसको किस में टाइपिंग कर लेते हैं, लैडल में। लैडल मतलब वो भी एक कंटेनर की तरह होता है, उसमें भी रिफ्रैक्टर लगा होता है, इसको टैप करके डाल लेते हैं लैडल में, ठीक है। तो पहले याद रखना, टैपिंग जब करते हैं ना, तो टैपिंग से पहले टैप होल को शुरू में बंद रखते हैं, मतलब जब प्रोसेस हो रहा होता है ना ऑक्सीजन ब्लोइंग, तो टैप होल जो है वो बंद रहता है, उसको पहले खोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैम वगैरह है कि नहीं है उसको देखते हैं, जैम नहीं होना चाहिए, है ना। टैप होल अगर जाम हुआ तो फिर वो बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो स्टील टाइपिंग करते हैं उसको झुका करके, तो उसको किस में इकट्ठा कर लेते हैं भाई, लैडल में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। और जब टाइपिंग करते रहते हैं ना जिस समय, उस समय ही कुछ अमाउंट में फेरोलॉय भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब आप टाइपिंग कर रहे हो उस समय मान लीजिए फेरोलॉय में आपको जो मिलाना है उसका फेरोलॉय आप यहीं पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि एल्युमिनियम, जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, जब लैडल से, जब कन्वर्टर से लैडल में आप टाइपिंग कर रहे हो उसी समय फेरोलॉय ऐड कर देते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऐड कर देते हैं तुरंत, वैसे ही मान लीजिए आपको फेरोक्रोम डालना है या फेरोवैनेडियम डालना है, जो भी आपको अलग एलिमेंट डालना है आप क्या कर सकते हो, उसी समय ऐड कर सकते हो जब टैपिंग हो रहा है उस समय। अब क्या हो गया, आपका जितना मेटल है वो बाहर निकल गया, आपने मेटल को अलग कर लिया। तो मेटल को जब अलग करते हैं ना, तो इसका हमेशा ध्यान रखते हैं, जब मेटल को जब टाइपिंग करते हैं ना, तो उसका ध्यान रखते हैं कि केवल आपका जो मेटल है, लिक्विड मेटल जो है, वही सिर्फ क्या हो, लैडल में जाए। जैसे ये मान लीजिए आपका टाइपिंग किया, आप लैडल में आपने टाइपिंग किया यहाँ से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल ही इसमें जाए, इसमें स्लैग ना जाए, ठीक है। तो टैप होल के थ्रू जब डालते हैं तो इसका ध्यान रखा जाता है, देखा जाता है कि मेटल जा रहा है कि स्लैग जा रहा है। पहले तो मेटल जाएगा, क्योंकि मेटल नीचे रहता है, इसलिए इस होल से क्या जाएगा, पहले मेटल जाएगा, और जब मेटल ख़त्म हो जाएगा तो क्या जाएगा, फिर स्लैग जाना चालू हो जाएगा। तो उस समय क्या कर लेते हैं, टाइपिंग को रोक देते हैं, क्योंकि जितना मेटल है वो चला गया है किसमें, लैडल में आ गया। अब इसमें क्या बचा, केवल और केवल स्लैग बचा है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखते हैं। अब आपने क्या कर दिया, लिक्विड मेटल को तो लैडल में डाल दिया। अब कन्वर्टर के अंदर क्या बचा है भाई, कन्वर्टर के अंदर अभी भी आपका क्या है, स्लैग है, ठीक है। कन्वर्टर के अंदर अब क्या है, केवल आपका स्लैग है। तो ऐसा नहीं है कि इस स्लैग को फिर तुरंत बाहर निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। स्लैग को बाहर निकालने से पहले ना एक और काम करते हैं, इसमें कुछ अमाउंट में ना कैल्साइन डोलोमाइट डाल देते हैं, ठीक है। कुछ जो स्लैग जो भी बचा हुआ है, क्योंकि स्लैग को आपने तो बाहर निकाला नहीं, केवल मेटल को बाहर निकाला है, तो स्लैग अभी भी कन्वर्टर के अंदर है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें 500 केजी कैल्साइन डोलोमाइट डाल देते हैं उसी स्लैग में, ठीक है। कैल्साइन डोलोमाइट डालते हैं और लेंस से, जो ऑक्सीजन लेंस होता है ना, उसी लेंस से क्या भेजते हैं, नाइट्रोजन भेजते हैं बहुत ही हाई प्रेशर में। नाइट्रोजन भेजोगे ना बहुत ही हाई प्रेशर में, तो क्या होगा, आपका मान लीजिए ये आपका क्या है, कन्वर्टर है, इसमें क्या है, स्लैग है। तो जैसे ही आप हाई स्पीड में नाइट्रोजन भेजोगे, क्या हो जाएगा, ये पूरा जो स्लैग है वो स्प्लैशिंग हो जाएगा, मतलब ऐसे एकदम बिखर जाएगा। जैसे आप पानी में अगर किसी कीचड़ में अगर आप पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, कीचड़ क्या होता है, पूरा ऐसे छिटक जाता है ना चारों तरफ। वैसे ही क्या होगा, हाई स्पीड से अगर आप नाइट्रोजन भेजोगे तो ये जो स्लैग है ना, पूरी तरीके से छिटक के ना कन्वर्टर का जो वॉल है, जो दीवार है, उसमें एक लेयर बना लेता है छिटक के पूरा, ठीक है। अब यही जो एक लेयर है वो रिफ्रैक्टरी जो लगी हुई है, मेटल है, रिफ्रैक्टरी जो लगी हुई है कन्वर्टर में, उसको बचाने का काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लैग कोटिंग, है ना। मतलब स्लैग को फेंकने से पहले भी उसका अच्छा खासा उपयोग कर लेते हैं। स्लैग में आप क्या मिला लिए, डोलोमाइट मिला लिए,
ठीक है। डोलोमाइट क्यों मिलाते हैं? क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है इसलिए। तो हमने डोलोमाइट मिला लिया, उसको ऑक्सीजन नाइट्रोजन देके क्या करा लिया, पूरा स्प्लैशिंग करके पूरी कन्वर्टर के दीवार पे उसका एक कोटिंग बन गया। ठीक है। ये कोटिंग क्या करेगा आगे जाके, जब आप नेक्स्ट फिर पी आयरन जब इसमें आप डालोगे ना, उस समय यही कोटिंग क्या करेगा, आपकी रिफ्रैक्ट्री को बचाएगा, है ना। रिफ्रैक्ट्री को ख़राब होने से, उसमें वियरिंग टीयरिंग होने से उसको बचाएगा। ठीक है। ये कोटिंग हो गई। कोटिंग हो जाने के बाद जो स्लैग बच जाता है, कोटिंग के बाद जो भी स्लैग बन जाता है उसको फिर बाहर निकाल लेते हैं। उसके लिए भी क्या होता है, उसको टैप होल जिधर रहता है उधर ना झुका के ना दूसरी तरफ क्या कर लेते हैं, दूसरी तरफ टिल्ट करके स्लैगों को किसी और लैडल में ले लेते हैं। ठीक है। फिर उस स्लैग को किसी भी चीज़ के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे सड़क बनाने के लिए या सीमेंट प्लांट वाले ख़रीद लेते हैं, उसका अलग हो गया। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका स्लैग कोटिंग और इसका डी स्लैगिंग का। ठीक है। अब ये जो ग्राफ है इसको हम लोग नेक्स्ट आपको लेक्चर में बताऊंगा। तो ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया ऑपरेशन। एक बार थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ से हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो एलडी कन्वर्टर में सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कैसे होता है, पहले हम क्या करते हैं भाई, स्क्रैप चार्ज करते हैं। ठीक है। स्क्रैप चार्ज ज़रूरी है क्योंकि हमको टेम्परेचर में मेंटेन करके रखना है। ठीक है। तो 15% तक स्क्रैप चार्ज करना ज़रूरी है। मान लीजिए 100 टन है तो 15 टन आपको स्क्रैप चार्ज करोगे, फिर 85 टन क्या करोगे, हॉट मेटल चार्ज करोगे। तो पहले स्क्रैप चार्ज करते हैं, फिर हॉट मेटल चार्जिंग करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ब्लोइंग चालू करते हैं। तो ब्लोइंग जब करते हैं तो शुरू में हाइट, लेंस का हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है, 2.5 मीटर होता है, इसको सॉफ्ट ब्लोइंग बोलते हैं। उसके बाद 4-5 मिनट बाद लेंस को फिर डाउन करते हैं, 1.6 मीटर तक नीचे डाउन करते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं हार्ड ब्लोइंग। ठीक है। तो हार्ड ब्लोइंग ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होगा, पूरा ऑक्सीजन जो है हर जगह बराबर से पहुँचेगा और वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है। उसके बाद ब्लोइंग के बाद क्या होती है, हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं। 20 मिनट ब्लोइंग करने के बाद क्या करना है, आपको सैंपल लेना है। सैंपल में फिर आपको केमिस्ट्री चेक करनी है, कॉम्पोजिशन पता लगाना है कि आपको जो चाहिए कॉम्पोजिशन वो मिला कि नहीं मिला। अगर मिल गया है तो ब्लोइंग नहीं करेंगे, अगर नहीं मिला है वो कॉम्पोजिशन तो वापस से ब्लोइंग करेंगे। ठीक है। तो सैंपल से चेक कर लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपका सब कुछ सही आ गया, कॉम्पोजिशन सही मिल गया, टेम्परेचर सही मिल गया, फिर क्या बोलते हैं, फिर क्या करेंगे, टैपिंग कर लेते हैं। जो लिक्विड स्टील आपका जो बन गया है ना, ठीक है, लिक्विड स्टील जो बन गया है, जो एकदम प्योर है, उसको हम क्या कर लेते हैं, टाइपिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ जो स्लैग है, स्लैग को तुरंत टाइपिंग नहीं करते हैं, उसमें क्या करते हैं, 500 kg डोलोमाइट मिला के हाई स्पीड में नाइट्रोजन देके क्या करते हैं, उस पूरे स्लैग को स्प्लैश करा देते हैं। मतलब उसका एक कोटिंग कन्वर्टर के अंदर में, कन्वर्टर के रिफ्रैक्ट्री में क्या करा देते हैं, पूरा एक कोटिंग चढ़ा देते हैं उसका, किसका, स्लैग का। ठीक है। स्लैग की कोटिंग हो जाती है। उसके बाद जो बचा हुआ स्लैग है ना, उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम टैप मतलब बाहर उसको दूसरे लैडल में लेके उसको हटा देते हैं वहाँ से। अब आपका कन्वर्टर फिर से फ्री हो गया, फिर से आप चार्ज कर सकते हो, फिर से आप स्क्रैप लो, फिर से हॉट मेटल लो, फिर से चालू करो। ठीक है। तो ये जो पूरा जो ऑपरेशन होता है ना, ये जो एलडी कन्वर्टर में मेटल बनाने का जो पूरा ऑपरेशन होता है वो लगभग आपका 45 मिनट तक चलता है। ठीक है। 40 to 45 मिनट तक का ये पूरा ऑपरेशन होता है। इसी टाइम पे ही आपको पूरा प्रोसेस ये सब करना होता है। ठीक है। तो हमने एलडी कन्वर्टर के बारे में सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और डिटेल में जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें और अभी भी बची हुई हैं, बहुत सारा प्रिंसिपल बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके। तो तब तक के लिए बाय। ओके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।